हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ IRDA एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट वीडियो। जो लोग लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए या फिर जिनको बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में IRDA एग्जाम क्लियर करने की रिक्वायरमेंट है, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैं आपको इंग्लिश क्वेश्चंस हिंदी में कन्वर्ट करके भी दिखाऊंगा, ट्रांसलेट करके भी दिखाऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। साथ ही साथ उनका आंसर भी बताऊंगा। आपको जानना चाहिए, IRDA का एग्जाम 1 घंटे का होता है और इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं। इसको आसानी से पास किया जा सकता है क्योंकि इसमें केवल 18 क्वेश्चन सही करने होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। रिजल्ट आपका एट ए टाइम वहीं पर मिल जाता है जैसे ही आप अपना एग्जाम सबमिट करेंगे। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ईच रिस्क ग्रुप इज रेटेड बेस्ड ऑन द कंपनीज। प्रत्येक जोखिम समूह को कंपनी के डैश पर आधारित रेटिंग दी जाती है। गाइडलाइंस, दिशा निर्देशों, प्रॉफिट यानी कि मुनाफा, लॉस नुकसान, ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। जो रिस्क ग्रुप होता है उसको कंपनी के दिशा निर्देशों के आधार पर रेटिंग दी जाती है। तो इसका आंसर रहेगा ए, गाइडलाइंस, दिशा निर्देश। अकॉर्डिंग टू सेक्शन, नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। किस धारा के अनुसार बीमा व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है? 40, 41, 43, नन ऑफ द अबव। अब IRDA के रूल के अनुसार बिना लाइसेंस के आप इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर रहेगा डी, नन ऑफ द अबव। द इंश्योरेंस कंपनी मस्ट रिस्पॉन्ड टू एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम इट्स पॉलिसी होल्डर्स विद इन डैश डेज। बीमा कंपनी ने अपने पॉलिसी धारकों को प्राप्त कोई भी सूचना का कितने दिनों के भीतर जवाब देना चाहिए? 5 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन। बीमा कंपनी जो होती है अपने पॉलिसी धारकों को कोई भी सूचना अगर देते हैं तो वो 10 दिन के अंदर देते हैं। इसका आंसर रहेगा सी, यानी कि कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो बीमा धारकों को, जो पॉलिसी धारक हैं, उनको बीमा कंपनी 10 दिन के अंदर जवाब जरूर देगी। फॉलोइंग आर द कंप्लेंट्स देन कैन बी मेड अगेंस्ट द एजेंट। निम्नलिखित अभिकर्ता के खिलाफ की जाने वाली शिकायतें हैं। फीस नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, जो फीस होती है, जो प्रीमियम होता है, उसका पूर्ण रूप से डिस्क्लोजर नहीं करना, पूर्ण प्रकटन नहीं करना। सेलिंग द रॉन्ग प्रोडक्ट, गलत प्रोडक्ट सेल कर देना। इनकरेक्टली स्टेटिंग द कंसिडरेशन पेमेंट पीरियड, प्रतिफल भुगतान अवधि गलत बताना, यानी कि आपको कितने दिनों में मैच्योरिटी मिलेगी, कितने सालों में मिलेगी, उसको गलत बता देना। ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। अगर ये सारे ऑप्शंस एजेंट के जरिए बीमा धारक को बता दिए जाते हैं तो एजेंट के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। तो इसका आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इफ नेहा टुक इंश्योरेंस इट मीन्स सी ट्रांसफर्ड द रिस्क टू। यदि नेहा ने बीमा कराया है तो इसका मतलब उसने अपना जोखिम किसको ट्रांसफर कर दिया? एजेंट अभिकर्ता को, IRDA को, इंश्योरेंस कंपनी यानी कि बीमा कंपनी, नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। जब आप बीमा कराते हैं तो आपका जो जोखिम होता है वो किसको ट्रांसफर होता है? एजेंट तो केवल पॉलिसी करता है, आपका मीडिएटर होता है। IRDA बीमा कंपनीज को रेगुलेट करता है, ना कि वो पॉलिसी बेचता। इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी बेचती हैं। नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं। तो जो आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आपने अपना जोखिम बीमा कंपनी को दे दिया। तो इसका आंसर रहेगा सी, इंश्योरेंस कंपनी। देयर इज फिजिकल रिस्क, भौतिक जोखिम क्या है? हार्ट डिजीज, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी, नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, ऑल ऑफ द अबव। ये दोनों फिजिकल जोखिम है, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप यानी कि हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर। मैरिड यंग पीपल विद चिल्ड्रन हैव नीड्स, विवाहित युवा जिसके बच्चे हैं उसकी जरूरतें हैं। स्पाउस नीड फॉर सिक्योरिटी, जीवन साथी की सुरक्षा जरूरत। फैमिलीज हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा योजना।
रेजिंग फंड्स फॉर द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के भविष्य के लिए धन इकट्ठा करना। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। कोई भी मैरिड पर्सन है, उसके बच्चे हैं, तो उसको जीवन साथी की सुरक्षा भी जरूरी है, परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूरी है, और बच्चों के भविष्य के लिए धन इकट्ठा करना भी जरूरी है। मरीन इंश्योरेंस रिक्वायर्स द एक्सिस्टेंस ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ, समुद्री बीमा के लिए वक्त बीमा योग्य हित मौजूद होने की जरूरत है। समुद्री बीमा जो होता है उसमें वक्त बीमा योग्य हित मौजूद होता है, किस कारण से? ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, दाख उत्पन्न होने के लिए, पॉलिसी इंसेप्शन, पॉलिसी प्रारंभ के टाइम पे, बोथ ऑफ द अबव, उपरोक्त दोनों, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा ए, ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, दाख उत्पन्न होते हुए। वेरियस मेथड्स टू मेंटेन हाई इंटेग्रिटी, उच्च अक्षुण्णता बनाए रखने की विभिन्न विधियां हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, प्रतिफल भुगतान में लोचनीयता। रेगुलर रिमाइंडर्स ऑफ रिटर्न ड्यू डेट्स, देय प्रतिफल तिथियों का नियमित रूप से रिमाइंडर। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा सी, ऑल ऑफ द अबव। उच्च अक्षुण्णता यानी कि हाई इंटेग्रिटी बनाने के लिए जो विधियां हैं, प्रतिफल भुगतान में लोचनीयता यानी कि आपके पेमेंट का जो भुगतान रहेगा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और पेमेंट का नियमित रूप से रिमाइंडर आना चाहिए, ड्यू डेट आपको पता लगनी रहनी चाहिए। A proposal to increase the foreign direct investment limit in the insurance sector from the present 26% to dash is under approval. बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा वर्तमान की 26% से कितने परसेंट तक बढ़ाने का प्रस्ताव अनुमोदनाधीन है? विदेशी इन्वेस्टमेंट अगर आपके बीमा क्षेत्र में होता है तो वो पहले 26% का देते थे और किसी भी कंपनी में अपना एंट्री ले लेते थे, लेकिन इसको कितने परसेंट तक बढ़ाया गया है? 5%, 74% यानी कि 74%, 50%, 49%। तो इसका आंसर है डी, 49%। कोई भी विदेशी कंपनी अगर बीमा क्षेत्र में निवेश करना चाहती है तो वो 49% का शेयर डालकर वो अपनी किसी भी कंपनी में, इंडियन कंपनी में एंट्री कर सकती है और पार्टनर बन सकती है। इट इज इम्पोर्टेंट टू केयरफुल्ली एनालाइज द इंटेंशन ऑफ द प्रपोजल, प्रस्तावक का इरादा ध्यान से विश्लेषण करना जरूरी है। जो प्रस्तावक होता है उसको क्या विश्लेषण करना चाहिए? टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिस्क एक्सेप्टेंस, जोखिम स्वीकार का दर तय करने के लिए। टू डिटरमाइन द रिवार्ड, प्रतिफल तय करने के लिए। टू सेट स्पेशल कंडीशंस, विशेष शर्तों को तय करने के लिए। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। जो भी प्रस्तावक है, जो भी प्रपोजल है, उनको जोखिम स्वीकार की दर, प्रतिफल तय और विशेष शर्त जो भी हैं, इन सबको अच्छे से विश्लेषण कर लेना चाहिए। If the policyholder dies without the policy having paid its contingent benefits, the nominee gets, यदि बीमा धारक का पॉलिसी के निरंतर प्रतिफल भुगतान किए बिना मृत्यु होती है तो नामित व्यक्ति को क्या मिलता है? समय श्योर्ड बीमित रकम, बोनस, सरेंडर वैल्यू समर्पण मूल्य, पेड प्राइस चुकता मूल्य। तो इसका आंसर रहेगा डी, चुकता मूल्य। जो भी उसका बच रहा होगा वो उसको मिल जाएगा। नॉमिनी को अगर पॉलिसी का जो बीमा धारक है उसने बिना प्रतिफल पे किए ही डेथ हो गई है तो जो भी उसका बैलेंस बचेगा वो उसकी नॉमिनी को दे दिया जाएगा। द एग्रीव्ड पर्सन शुड कंप्लेन टू द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन विद इन ईयर्स ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। पीड़ित व्यक्ति ने बीमा लोकपाल को बीमा कंपनी की प्रतिक्रिया के कितने वर्षों के भीतर शिकायत करनी चाहिए? 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर रहेगा 1, 1। पीड़ित व्यक्ति को बीमा लोकपाल को बीमा कंपनी की प्रतिक्रिया के लिए 1 वर्षों के भीतर शिकायत करनी चाहिए।
प्रीमियम पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस इज अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम इनकम अंडर सेक्शन डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। जीवन बीमा के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आय में से कटौती हेतु अनुमन्य है। आपने कोई भी पॉलिसी का प्रीमियम पे किया है तो आपको इनकम टैक्स में किस धारा के अंदर छूट मिलेगी? 80A, 80B, 80C, 80D। तो इसका आंसर है सी। 80C के अंदर आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ बोनस। निम्नलिखित बोनस के प्रकार हैं: सारा रेप्रिसिएटेड, शरत प्रत्यावर्तित, लास्ट अंतिम, बोथ ऑफ द अबव उपरोक्त दोनों, नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा सी, बोथ ऑफ द अबव। जो भी बोनस रहता है वो शरत प्रत्यावर्तित यानी कि शरत रेप्लिकेटेड और लास्ट बोनस जो भी रहता है दोनों कैलकुलेट करके मिल जाता है। इंश्योरेंस प्लान प्रोटेक्ट्स द फंड फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द एब्सेंस ऑफ द गार्जियन। बीमा योजना अभिभावक की अनुपस्थिति में बच्चों की शिक्षा हेतु डैश निधि की सुरक्षा करता है। टर्म, चाइल्ड, यूलिप, लाइफ टाइम। इनकी कौन सा बीमा है जो अभिभावक की अनुपस्थिति में, पेरेंट्स नहीं है, उनके एब्सेंस में बच्चों की शिक्षा हेतु निधि की सुरक्षा करता है? तो इसका प्लान रहेगा बी, आंसर रहेगा बी, चाइल्ड। इनकी बाल प्लान, अगर चाइल्ड प्लान किसी ने ले रखा अपने बच्चों के लिए और पेरेंट्स नहीं है तो वो उनकी शिक्षा के लिए चाइल्ड प्लान काम आता है। इंश्योरेंस प्रोडक्शन इज बीमा उत्पादन है। रिस्क प्रोटेक्शन जोखिम संरक्षण, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन निवेश विकल्प, बोथ ऑफ द अबव उपरोक्त दोनों, नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा सी, बोथ ऑफ द अबव। इसमें आपको रिस्क प्रोटेक्शन भी मिलता है और इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। कोई भी बीमा आप कराते हैं तो आपका धीरे धीरे छोटा अमाउंट करके इकट्ठा हो जाता है बैलेंस आगे, और उसके साथ साथ आपको रिस्क प्रोटेक्शन यानी कि आपको कवर भी मिल जाता है। इफ मिस्टर विजय हैज डिक्लेयर्ड हिज एज 5 years लेस देन हिज एक्चुअल एज देन इट इज कॉल्ड। यदि श्री विजय ने अपनी आयु से 5 वर्ष कम घोषित किया है तो इसको कहते हैं कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, सारभूत तथ्यों को छिपाना, फ्रॉडलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, कपटपूर्ण गलत प्रदर्शन, ब्लेटेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, निष्कपट गलत प्रदर्शन, नॉन अपीयरेंस अप्रकटन। तो इसका आंसर रहेगा बी, कपटपूर्ण गलत प्रदर्शन, फ्रॉडलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर किसी ने अपनी आयु 5 वर्ष कम घोषित की है तो वो कपटपूर्ण गलत प्रदर्शन कर रहा है, यानी कि वो फ्रॉड करने की प्लानिंग में है, जो अपनी कम आयु बता के पॉलिसी खरीदना चाह रहा है। क्योंकि आपको पता है कम एज बताने पर कम प्रीमियम मिलेगा, तो जब कम प्रीमियम मिलेगा तो उसको आगे बेनिफिट हो जाएगा। इन एन एन्युटी द एन्युटेंट इज टू रिसीव एन्युटी पेमेंट्स थ्रू आउट हिज लाइफ। एन्युटी में एन्युटेंट अपने पूरे जीवन काल में एन्युटी भुगतान प्राप्त करना है। इमीडिएटली तत्काल, डिलेड विलंबित, लाइफ जीवन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा लाइफ जीवन। इनके एन्युटी में एन्युटेंट जो रहता है अपने पूरे जीवन काल में जीवन एन्युटी यानी कि आपकी लाइफ एन्युटी भुगतान मिलता रहेगा। इसका आंसर रहेगा सी, लाइफ जीवन। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कमेंसेस इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया फ्रॉम। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भारत में जगह से बीमा व्यवसाय शुरू किया। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस ने जो अपना बीमा स्टार्ट किया था वो किस जगह से किया था? मद्रास प्रेसिडेंसी, कोलकाता प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, कोलकाता प्रेसिडेंसी। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कोलकाता से स्टार्ट हुई थी। If the customer disagrees with the priority requirements, the agent must। यदि ग्राहक प्राथमिकता वाली जरूरतों से असहमत होता है तो अभिकर्ता को सजेशन शुड बी फॉरवर्डेड, सुझाव आगे बढ़ा देना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग शुड बी इम्प्रूव्ड, वित्तीय योजनाओं में सुधार करना चाहिए। द रीजन फॉर रिकमेंडिंग द पॉलिसी शुड बी स्टेटेड, पॉलिसी का सुझाव देने के कारण को बताना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा बी,
फाइनेंशियल प्लानिंग शुड बी इम्प्रूव्ड। यदि ग्राहक प्राथमिकता वाली जरूरतों से असहमत होता है तो उसको अभिकर्ता को वित्तीय योजना में सुधार करने के लिए बताना चाहिए। यानी कि उसकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो कुछ और है और आप कुछ और बता रहे हैं, तो ये उसको डिस्कस करना जरूरी है। द यूज ऑफ एक्यूमुलेटेड सेविंग इज, संचित बचत का उपयोग है। प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन, बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। प्रोवाइडिंग फॉर मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के विवाह को खर्चे प्रदान करना। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। संचित बचत जो बीमा होता है वो बच्चों के लिए प्लान किया जाता है, उसकी शिक्षा हो, विवाह हो, कुछ भी हो सकता है, वो उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों के लिए प्लान किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा सी, ऑल ऑफ द अबव। द पर्सन ट्रांसफरिंग हिज राइट्स इन एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज कॉल्ड, बीमा पॉलिसी में अपने हक का हस्तांतरण कर रहा व्यक्ति कहलाता है। यानी बीमा पॉलिसी में अपने हक का हस्तांतरण, अपने हक को ट्रांसफर कर रहा है तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? असाइनर, समनुदेशक, असाइनी, समनुदेशिती, नॉमिनी, नामित व्यक्ति, डेजिग्नेटेड पर्सन, नियुक्त व्यक्ति। तो इसका आंसर है ए, असाइनर। उसने अपना ट्रांसफर असाइन कर दिया है बीमा कंपनी को, तो वो व्यक्ति असाइनर कहलाता है, समनुदेशक। ए पर्सन कैन इन्वेस्ट इन डैश टू गेट कवर फॉर हिज एंटायर लाइफ स्पेन, एक व्यक्ति अपने पूर्ण जीवन काल के दौरान कवर पाने के लिए किस में निवेश कर सकता है? पेंशन प्लान, पेंशन योजना, टर्म इंश्योरेंस प्लान, अवधि बीमा योजना, यूलिप, लाइफ टाइम प्लान, आजीवन योजना। तो इसका आंसर रहेगा डी, लाइफ टाइम प्लान। एक व्यक्ति अपने पूर्ण जीवन काल के दौरान कवर पाना चाहता है तो उसको आजीवन बीमा योजना करा लेना चाहिए। टाइप ऑफ असाइनमेंट, समनुदेशन के प्रकार, कंडीशनल, सशर्त, सुप्रीम, परम, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समनुदेशन जो होता है, असाइनमेंट, किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देना अपनी किसी भी चीज को, तो वो कंडीशनल भी हो सकता है, सुप्रीम, परम भी हो सकता है। तो इसका आंसर रहेगा सी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। द सप्लीमेंट पेज एन अमाउंट इन एडिशन टू द स्टिपुलेटेड सम एश्योर्ड आफ्टर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, संपूरक से दुर्घटना कारण मृत्यु होने के पश्चात निर्धारित बीमा धन के अतिरिक्त एक राशि का भुगतान किया जाता है। एक्सीडेंटल डेथ कवर, दुर्घटना मृत्यु लाभ, टर्म, अवधि, सीरियस इलनेस, गंभीर बीमारी, फॉल सेकिंग रिवार्ड्स, प्रतिफल का त्याग। तो इसका आंसर रहेगा ए, एक्सीडेंटल डेथ कवर। दुर्घटना कारण से मृत्यु हुई है तो उसका जो बीमा धन है, एक राशि का जो भुगतान करता है, वो दुर्घटना मृत्यु लाभ होता है। एक्सीडेंटल डेथ कवर अगर उसने ले रखा है तो उसका बैलेंस उसको मिल जाएगा। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू कस्टमर, ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पाद विक्रय हेतु डैश उत्तरदायी होते हैं? इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस एजेंट, अंडरराइटर, IRDA। इसका आंसर रहेगा बी, बीमा अभिकर्ता। यानी कि कोई भी पॉलिसी आप सेल कर रहे हो तो आप जो यानी कि एजेंट हैं वो आप ही उत्तरदायी होते हैं। ग्राहक जो होता है वो आपके ब्याह पर ही पॉलिसी लेता है। प्रोवाइड्स द पॉलिसी होल्डर विद एडिशनल बेनिफिट्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट अलोंग विद द इंश्योरेंस कवर, पॉलिसी धारक को बीमा कवर के साथ आवश्यकता अनुरूप अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं। हेल्थ प्लान, स्वास्थ्य योजना, इक्विटी शेयर, सप्लीमेंट, संपूरक, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सी, संपूरक, सप्लीमेंट। पॉलिसी धारक को बीमा कवर के साथ आवश्यकता अनुरूप अतिरिक्त लाभ जो प्रदान करते हैं वो सप्लीमेंट, संपूरक होते हैं, जिनको आप अदर कवरेज भी बोलते हो या फिर राइडर भी कह सकते हो। अपोजिट सिलेक्शन मीन्स, विपरीत चयन मतलब accepting too many bidders who bring above average risk to the pool, बहुत अधिक प्रस्तावकों को स्वीकार करना जो पूल के लिए औसत से अधिक जोखिम लाते हैं। Many peoples pay a common return, कई व्यक्ति सामान्य प्रतिफल का भुगतान करते हैं। All of the above, उपरोक्त सभी, none of the above, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा ए, अपोजिट सिलेक्शन मीन्स बहुत अधिक प्रस्तावकों को स्वीकार करना जो पूल के लिए औसत से अधिक जोखिम लाते हैं। Accepting too many bidders who bring above average risk to the pool,
फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू IRDA बाई, किसके द्वारा IRDA को वित्तीय सहायता प्रदान होती है? वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक, पार्लियामेंट यानी संसद, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, राजस्व मंत्रालय। तो इसका आंसर है सी, पार्लियामेंट, संसद IRDA को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ए फंड टू विच द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट ए सर्टेन पोर्शन ऑफ द एम्प्लॉयज सैलरी, एक निधि है जिसमें कर्मचारी तथा नियोक्ता कर्मचारी के वेतन का एक निश्चित भाग अंशदान करते हैं। सीधा सीधा इसको समझ लेते हैं, एक ऐसा फंड जिसमें आपको ने अपना सैलरी में से कटवाया और कंपनी ने भी काट के, दोनों का पार्ट इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सार्वजनिक भविष्य निधि, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि, इक्विटी फंड, इक्विटी निधि, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि, जहां एम्प्लॉय अपनी सैलरी से कुछ पार्ट कटवाता है, कुछ उसमें कंपनी ऐड करके देती है। वैसे तो एम्प्लॉय के CTC में इंक्लूड रहता है कंपनी वाला पार्ट, लेकिन दोनों का पार्ट इंक्लूड होके EPF में डाल दिया जाता है, जिसको हम शॉर्ट में PF भी बोलते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हैज बीन इनेक्टेड टू कम्बैट इकोनॉमिक टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम डैश आर्थिक आतंकवाद से लड़ने के लिए हेतु प्रभावित किया गया था। 2000, 2002, 2005, 2010। ये जो एक्ट है ये 2002 में बना था और 2005 से प्रभावी हुआ था। इसका आंसर 2002 रहेगा। मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम पूछा गया है, तो अधिनियम के आगे साल आती है लिखी हुई, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो वो 2002 है। ये प्रभावी जो हुआ था 2005 से हुआ था, लेकिन इसका आंसर रहेगा 2002B। टैरिफ एडवाइजरी कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन डैश ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट, शुल्क सलाहकार समिति का गठन बीमा अधिनियम डैश के अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो इसका आंसर है सी, 64U। शुल्क सलाहकार समिति का जो गठन है बीमा अधिनियम 64U के अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। द इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइड्स ओनली डेथ कवर, बीमा योजना केवल मृत्यु कवर प्रदान करती है। सेटलमेंट बंदोबस्ती, टर्म अवधि, लाइफ टाइम आजीवन, यूलिप। तो इसका आंसर है बी, टर्म। टर्म इंश्योरेंस जो होता है केवल डेथ कवर प्रदान करता है, इसमें आपको मैच्योरिटी नहीं मिलती। वैसे अभी कंपनियों ने एक नया प्लान स्टार्ट कर दिया है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यानी कि अगर आपके कवर के दौरान जितने भी साल का आपने कवर लिया है उस दौरान अगर पॉलिसी धारक की डेथ नहीं होती है तो उसका जितना भी पेमेंट जमा हुआ है वो विदाउट इंटरेस्ट उसको वापस दे दिया जाता है। आफ्टर रिसीविंग द नेक्स्ट प्रीमियम द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड्स, अगला प्रीमियम प्राप्त होने के बाद बीमा कंपनी प्रदान करती है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, प्रथम प्रीमियम रिसिप्ट, रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट, नवीनीकरण प्रीमियम रसीद, डिपॉजिट स्लिप जमा रसीद, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, डिपॉजिट रिसिप्ट आप बोल सकते हैं बट ये नहीं है, ये रहेगा रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट। आंसर रहेगा इसका बी, नवीनीकरण प्रीमियम रसीद। पहली रसीद आपको जब मिलती है जब आप पॉलिसी इशू कराते हैं, जब आपकी पॉलिसी इशू होती है, बाकी उसके बाद में रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट आपको मिलती रहती है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन द प्रपोजल फॉर्म, निम्नलिखित जानकारी प्रस्ताव फॉर्म में शामिल है। पर्सनल इंफॉर्मेशन वैयक्तिक सूचनाएं, मेडिकल इंफॉर्मेशन मेडिकल सूचनाएं, एजेंट्स कमेंट अभिकर्ता की टिप्पणी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। देखिए जब भी कोई पॉलिसी एजेंट उठाता है तो प्रपोजल के लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं, मेडिकल इंफॉर्मेशन होती हैं, एजेंट कमेंट, उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों चीज़ें उसमें अवेलेबल होती हैं। तो एजेंट को अपने कमेंट भी देना होता है, मेडिकल डिटेल भी डालनी होती है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन KYC पूरी डिटेल फिल करनी होती है। एन अनमैरिड यंग पर्सन हु हैज समवन डिपेंडेंट ऑन हिम नीड्स, अविवाहित युवा जिस पर कोई आश्रित हो, ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है प्रोटेक्शन सुरक्षा, सेविंग बचत, रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति, नन ऑफ द अबव।
एक अनमैरिड पर्सन है बट उसके ऊपर आश्रित है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसका भाई बहन, कोई भी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा जरूरी है। इसका आंसर रहेगा ए, प्रोटेक्शन, सुरक्षा। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट अफेक्ट द रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ ए बिजनेस? निम्न में से कौन सा मानदंड व्यवसाय के जोखिम संबंध पर असर नहीं करता है? बिजनेस नेम, एनवायरमेंटल, पर्यावरणीय, फिजिकल कंडीशंस, भौतिक स्थितियां, एक्सीडेंटल रिस्क। इनमें से कौन सा मानदंड है, कौन सा पैरामीटर है जो व्यवसाय के जोखिम संबंध पर असर नहीं करता? तो इसका आंसर रहेगा ए, बिजनेस नेम। बिजनेस नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता पॉलिसी में, जो कि उसके व्यवसाय के संबंध पर डालेगा, इनके रिस्क पर असर करेगा। द फॉलोइंग इज एडेड टू द लोडिंग व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रीमियम। प्रीमियम की गणना करते समय लोडिंग में निम्नलिखित जुड़ जाता है: क्लेम सेटलमेंट एक्सपेंसेस, दावा निपटान संबंधी खर्चे, प्रॉफिट मार्जिन, लाभ सीमा, बोनस लोडिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। प्रीमियम की गणना करते समय जो जो कवर वो लेना चाहता है वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं। बोनस लोडिंग हो, लाभ सीमा हो, दावा निपटान संबंधी खर्चे जो भी रहेंगे वो क्लाइंट को प्रीमियम के कैलकुलेशन के टाइम पे दे दिए जाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रीमियम के अंदर कैलकुलेटेड होते हैं, क्लाइंट को बताया नहीं जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन इंडिकेटिव ऑफ ए नफेरियस इंटेंट? निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा कपटपूर्ण उद्देश्य का संकेतक है? द नॉमिनी शुड नॉट बी ए डिपेंडेंट ऑफ द इंश्योर्ड। नामित व्यक्ति बीमित व्यक्ति के आश्रितों से ना हो। द प्रपोजर वांट्स इंश्योरेंस फॉर एन अमाउंट दैट एक्सीड्स हिज इनकम। प्रस्तावक अपनी आय से अधिक राशि के लिए बीमा चाहता हो। द हेल्थ चेकअप इज कंडक्टेड एट ए प्लेस अदर देन द रेसिडेंस ऑफ द प्रपोजर। स्वास्थ्य परीक्षण प्रस्तावक के निवास के भिन्न स्थान से करवाया जाता है। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपके चारों ऑप्शन सही हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। ये कपटपूर्ण उद्देश्य हैं जो कि आप संकेत देना चाहते हो, यानी कि आप जो इंडिकेट कर रहे हो अपने एजेंट को वो गलत बता रहे हो, तो इनमें से वो जो नॉमिनी बना रहे हो वो बाहर से हो सकता है। आप जो अपनी इनकम बता रहे हो वो आपकी एक्चुअल इनकम से ज़्यादा हो सकती है, और आप जो अपना मेडिकल वगैरह करा रहे हो वो किसी अदर स्थान पर करा रहे, ना कि अपने घर पर। तो ये चीज़ें कपटपूर्ण हैं। द फॉलोइंग सेफगार्ड्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट एडवर्स सिलेक्शन विद नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग। गैर मेडिकल जोखिमांकन के साथ विपरीत चयन ना हो, इसलिए निम्नलिखित सुरक्षा उपाय करने चाहिए। बाय प्लेसिंग ए रिस्ट्रिक्शन ऑन सिलेक्शन, चयन पर एक प्रतिबंध करके। बाय इम्पोजिंग ए लिमिट ऑन द सम एश्योर्ड, बीमा धन पर सीमा लागू करके। बाय प्लेसिंग ए रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम एंट्री एज, अधिकतम प्रवेश आयु पर एक प्रतिबंध करके। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। दिस इंश्योर्स that the insurer has authenticated the policy document by signing it। यह सुनिश्चित करता है कि बीमाकर्ता ने हस्ताक्षर द्वारा पॉलिसी दस्तावेज को अभिप्रमाणित कर दिया है। एंडोर्समेंट, तथ्यांकन। ऑपरेटिंग सेक्शन, प्रचालन खंड। सर्टिफिकेशन, प्रमाणन। शेड्यूल, अनुसूची। तो इसका आंसर रहेगा सी, सर्टिफिकेशन। उससे सुनिश्चित हो जाता है कि बीमाकर्ता ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, पॉलिसी दस्तावेज को सर्टिफाइड कर दिया है या वेरीफाई कर लिया है, या फिर कह सकते हो कि क्रॉस चेकिंग कर लिया है, उसने कंफर्मेशन दे दी है। द लिस्टिंग ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल क्लियरली स्टेट ऑफ द फॉलोइंग एज पर रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय आरडीए। आईआरडीए द्वारा अधिलिखित नियमों द्वारा बीमा उत्पाद की सूची पर में से निम्नलिखित स्पष्ट रूप से अंकित होगा। प्रॉफिट लिमिट्स, लाभ की सीमाएं। इंश्योरेंस कवर लिमिट, बीमा कवर की सीमा। एक्सक्लूशन एंड कंडीशंस ऑफ इंश्योरेंस कवर, बीमा कवर के अपवर्जन और शर्तें। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। आईआरडीए द्वारा अभिलिखित नियमों द्वारा बीमा उत्पाद की सूचीपन में से
यानी कि जो IRDA की टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, जो उसके रूल्स होते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी स्पष्ट रूप से प्रिस्क्राइब होती हैं, यानी कि लिखी होती हैं, आपको बताई गई होती हैं। तो आपको उन सबको पढ़ने के बाद ही पॉलिसी लेनी चाहिए। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। इन लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ। जीवन बीमा में डैश समय बीमा योग्य हित मौजूद होना चाहिए। एट द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी के आरंभ में। क्लेम अराइजेज, दावा उत्पन्न होते समय। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा ए, पॉलिसी के आरंभ में। जीवन बीमा में समय बीमा योग्य हित मौजूद होना चाहिए पॉलिसी के आरंभ में। जब आपने पॉलिसी स्टार्ट कराई है तभी हो जाना चाहिए वो, एट द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिसी। ब्रीच ऑफ द ड्यूटी ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। परम सद्भाव का कर्तव्य भंग निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। नॉन अपीयरेंस, अप्रकटन, यानी कि आप दिखा नहीं रहे हैं किसी चीज को। कॉन्सीलमेंट ऑफ द इसेंशियल, सारभूत का छिपाना, किसी तथ्य को आप छिपा रहे हैं। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। डी, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। दोनों चीजें ऐसी हैं, परम सद्भाव का कर्तव्य भंग करती हैं, यानी कि आपका फेथ भंग होता है, आपके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता अगर आप नॉन अपीयरेंस कर रहे हैं किसी चीज को, या फिर कंसीलमेंट ऑफ द इसेंशियल्स, किसी भी सारभूत तथ्य को छिपा रहे हैं। तो इसका आंसर रहेगा सी, ऑल ऑफ द अबव। द फॉलोइंग पीपल आर इंक्लूडेड इन द फैमिली डिटेल्स। पारिवारिक विवरण में निम्नलिखित लोग आते हैं। स्पाउस, जीवन साथी। चिल्ड्रन, बच्चे। पेरेंट्स, अभिभावक। ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, सभी आपके पारिवारिक विवरण में आते हैं। इफ द कंपनी फाइंड इटसेल्फ अफेक्टेड बाय एडवर्स सिलेक्शन, यदि कंपनी अपने आप को विपरीत चयन से प्रभावित पाती है तो गैदर रिटर्न्स एट ए हायर रेट, ज्यादा दर से प्रतिफल इकट्ठा करेगी। देयर विल बी डिफिकल्टी इन द पेइंग द क्लेम, दावा भुगतान करने के लिए कठिनाई होगी। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। कंपनी अगर पाती है कि जो आपने पॉलिसी चयन की है और वो आपके अकॉर्डिंग सही नहीं बैठती है, तो उसमें आपके दावा भुगतान करने के लिए कठिनाई होगी। देयर विल बी डिफिकल्टी इन द पेइंग द क्लेम। इन ए 20 years term endowment plan, if the customer pays the returns of the 6th year, he will be given dash as maturity benefit। 20 साल अवधि की बंदोबस्ती योजना में यदि ग्राहक 6 साल प्रतिफल भरता है तो उसे परिपक्वता लाभ के रूप में क्या दिया जाएगा। इंश्योरेंस मनी, बीमा धन। बोनस, यील्ड रिटर्न, प्रतिफल वापसी। प्रोपोर्शनलिटी, रिड्यूस्ड सम इंश्योर्ड, अनुपातिक रूप से घटी हुई बीमा राशि। तो इसका आंसर रहेगा डी, क्योंकि उसने 20 साल की पॉलिसी में केवल 6 साल ही पॉलिसी जमा की है, तो उसको जो मिलेगा प्रोपोर्शनलिटी, रिड्यूस्ड सम इंश्योर्ड, अनुपातिक रूप से घटी हुई बीमा राशि, जो भी उसका बन रहा होगा वो उसको मिल जाएगा, बाकी पूरी मैच्योरिटी उसको नहीं मिलने वाली। एक क्रेडिटर हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ, एक लेनदार का के जीवन में बीमा योग्य हित होता है। डेबिटर, देनदार। एम्प्लॉयर, नियोक्ता। एम्प्लॉय, कर्मचारी। वाइफ, पत्नी। तो इसका आंसर रहेगा ए, डेबिटर। एक लेनदार का देनदार के जीवन में बीमा योग्य हित होता है। द इंश्योरेंस कंपनी बियर्स द रिस्क ऑफ द इंश्योर्ड एज पर द, बीमा कंपनी की डैश अनुसार बीमित व्यक्ति का जोखिम वहन करती है। रिवार्ड, प्रतिफल। पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस, पॉलिसी शर्त एवं निबंधन। इंश्योरेंस मनी, बीमा रकम। नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बीमा कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस अनुसार बीमित व्यक्ति का जोखिम वहन करती है। तो इसका आंसर रहेगा बी, पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस, पॉलिसी शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए हमें। कोई क्वेश्चन अगर गलत हुआ है तो हमें बताइएगा, हम उसको आगे सही करने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।